Well, guys, good morning to everyone. Sudhir. So, today the lecture is start the Hindu newspaper analysis और आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। और आइए देखते हैं आज के आर्टिकल में क्या कुछ नया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हेडलाइन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा है। उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे हम लोग, तो आइए देखते हैं आज का आर्टिकल जो है। प्यारा सा आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम सुबह में पढ़ रहे थे तो एक आर्टिकल हमको प्यारा सा लगा जो कि यूथ के लिए है, यूथ से रिलेटेड है। और यूथ से हम लोग रिलेटेड यूथ क्या कर सकता है, जो आत्मनिर्भर भारत की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत को हम लोग कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, उसके लिए बात कर रहा है कि इम्पावर करना चाहिए यूथ फर्स्ट। फर्स्ट यूथ को इम्पावर करना चाहिए, यूथ को आगे लेकर आना चाहिए, यूथ को फैसिलिटी देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। A focus on Indians youth is the first step towards self-reliance. सेल्फ रिलायंस के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमको सबसे पहले यूथ पे फोकस देना चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप यूथ पे फोकस देना होगा। आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है हमको तो उसी के लिए बात कर रहा है। इंडिपेंडेंस डे पे जब प्राइम मिनिस्टर जी बोले थे कि हमारा जो, जब हम देखें कि कोविड-19 के चलते हमारा जो इकोनॉमिक्स है इंडिया का, वो काफ़ी नीचे गिरा हुआ दिखाई दे रहा था। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंपनियां हैं, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स होने दिखाई दे रही थी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं सिटीजन्स को एक नया उम्मीद देना था। और उसके लिए हमारा ने जो सेल्फ रिलायंस पॉलिसी जो चली हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंडिपेंडेंस डे पे, यानी कि आत्मनिर्भर भारत जिसको बोला गया हिंदी इसका होता है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत को लेकर हम लोग कैसे चल सकते हैं, उसके लिए बात कर रहा है ये। 2014 में ये आया था नेशनल यूथ पॉलिसी, NIP जो उसको बोलते हैं, NYP जिसको नेशनल यूथ पॉलिसी बोलते हैं, 2014 में आया था। और ये डिफाइन किया गया था यूथ के लिए, यूथ को लेकर हम लोग चलेंगे। और इसमें ईयर्स को दिया गया था कि यूथ का ईयर्स कितना होना चाहिए। तो 15 से 29 साल तक के जो बच्चे थे, 15 से 29 साल तक के जो पीपुल हैं, उनको यूथ बोला गया है। 15 से 29 साल के बीच में जो पीपुल है उनको यूथ बोला गया है कि यूथ हैं ये। और टोटल पॉपुलेशन के 27%, 27.5% जो यूथ हैं, जो 27.5% जो पीपुल हैं वो यूथ हैं। टोटल पॉपुलेशन के 27% जो पीपुल है वो यूथ में एक मतलब कि गिनती किए गए हैं, काउंट किए गए हैं। अकॉर्डिंग NIP नेशनल यूथ पॉलिसी के रिकॉर्डिंग हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना पर ईयर एजुकेशन पे हमको खर्च करना पड़ेगा, 2710 रुपये अबाउट में कर हमको खर्च करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा इस एजुकेशन पॉलिसी पे। एजुकेशन पे हमको ध्यान देना होगा। 90 करोड़ रुपए, 90,000 करोड़ रुपए करीब हमको यहाँ पे खर्च करना होगा। GDP का कम से कम 4% बोल रहा है। हमारे जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से GDP का 4% जो मनी है उसको हमने खर्च करना पड़ेगा अगर यूथ को आगे ले आना है। यूथ को आगे ले आना है तो हमको इकोनॉमिक पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी पे, डेमोग्राफी ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मतलब कि यूथ का जो भी जहाँ से यूथ डेवलप कर सके उस एरिया को, डिमांड ऑफ द पावर सप्लाई को, पावर कितना है, सप्लाई कितना देना है, उसके लिए हमको ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। और ह्यूमन कैपिटल होता है यूथ, हेल्थ एंड एजुकेशन पे अगर फोकस देंगे हम, यूथ के हेल्थ और हेल्थ कंडीशन पे, एजुकेशन कंडीशन पे अगर हम फोकस दे रहे हैं तो उसको हम लोग यूथ कैपिटल भी बोल सकते हैं, यूथ हेल्थ कैपिटल। और 2014 में मैं बताया कि 2014 में ये पॉलिसी भी आई थी, नेशनल यूथ पॉलिसी। तो इसको भी देखिएगा। और इसमें 27% यूथ को कैटेगरी में रखा गया था। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 4% GDP हमारा पे खर्च होना चाहिए अगर यूथ को आगे लेकर आना है। तो आपको पता होना चाहिए। सबसे मेन बात ये हो जाती है कि हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है, इसमें
अगर हम एक एग्जांपल लेकर चले कि अगर हमारे पास 5 बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रेन हैं और पाँचों चिल्ड्रेन अगर सक्सेस हैं, तो हम कहीं न कहीं ये नहीं कह सकते कि हमारा जो यूथ है, जो 5 चिल्ड्रेन हैं, हमारे ऊपर बर्डन है, हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये नहीं कह सकते क्योंकि ये पाँचों चिल्ड्रेन हमारा जो है अन एम्प्लॉयमेंट है। ये कहीं न कहीं कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई कुछ है, तो ये कहीं न कहीं ये हमारे ऊपर बर्डन नहीं है। लेकिन अगर पाँचों चिल्ड्रेन हमारे ऊपर बर्डन तब बनते हैं जब पाँचों चिल्ड्रेन नाकामयाब हो जाए, एक चिल्ड्रेन नाकामयाब हो गए। अगर 5 चिल्ड्रेन में से एक भी चिल्ड्रेन नाकामयाब हो गया, कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो हमारे ऊपर बर्डन बनेगा और पाँचों चिल्ड्रेन को भी डिस्टर्ब करेगा और बर्डन फैमिली के ऊपर बर्डन बनेगा और फैमिली के ऊपर भी और हमारे कंट्री के ऊपर भी बहुत बड़ा बर्डन बन सकता है। तो इसलिए हमको यूथ को एजुकेशन देनी चाहिए और एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तब जाकर हम कहीं न कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे कंट्री में उसको ख़त्म कर सकते हैं और अपने जो नेशनल यूथ पॉलिसी था 2014 का, उस पर हम लोग अगर फोकस देंगे तो हम यूथ को आगे लेकर जा सकते हैं। और जो भी आत्मनिर्भर भारत का हम लोग बात कर रहे हैं, जो सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग कहीं ना कहीं आगे लेकर जा सकते हैं। अगर हम बात करें 1991 की, 1991 में हमारा एक यूथ चला था, एस्पिरेसिंग यूथ, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्पिरेशनल यूथ, जिस पे फोकस किया गया था। एस्पिरेशन यूथ का मतलब होता क्या है कि जब हम बात करते हैं अपने प्राइवेटेशन की, ग्लोबलाइजेशन की और लिबरलाइजेशन की, जब तीनों को बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग इंस्पिरेसिंग यूथ बोलते हैं उसको। 1991 में जब ये आया था, हमारा जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था, हमारी कंट्री प्राइवेटेशन हुई थी और लिबरलाइजेशन हुई थी, तब जाकर ये आया था। तो इसमें क्या किया गया था कि यूथ पे ज़्यादा फोकस दिया गया था, लेकिन तभी भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी इंडिया में, लेकिन तभी भी आगे यूथ नहीं निकल पाया, एजुकेशन नहीं मिल पाया, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस पे कार्य नहीं कर पाई। अगर हम बात करें इंडियन यूथ ग्रांटेड की, इंडियन यूथ ग्रांटेड हमको बनाने की बात करें, इंडियन यूथ ग्रांटेड हमको बनाना पड़ेगा, इंडियन यूथ ग्रांटेड बनाना पड़ेगा। जैसे कि यूरोप में यूरोपियन यूथ ग्रांटेड है, लेकिन अपने हिसाब से इंडियन यूथ ग्रांटेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन जो है अपने हिसाब से बनाया है। अगर हम बात करें टॉपर की, टॉपर बच्चे की, तो टॉपर बच्चा एक अपना इन्वायरमेंट में रहता है, टॉपर बच्चा एक अपना एजुकेशन पॉलिसी में रहता है, अपना इन्वायरमेंट में रहता है उसको। लेकिन हम अपना बात करें, उसी तरह अपना अपना खुद का इन्वायरमेंट देखना होगा और खुद से आगे बढ़ना होगा। तो इसी तरह हमको अगर ये इंडियन यूथ ग्रांटेड बनाना है, तो हमको यूरोप पे फोकस नहीं करना होगा। यूरोपियन ग्रांटेड जिस तरह है यूथ का, उस पर फोकस नहीं कर कर हमको अपने हिसाब से इंडियन यूथ ग्रांटेड बनाना होगा, तब जाकर हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें एलपीजी की, एलपीजी की बात करें अगर हम, एलपीजी की, तो एलपीजी होता है इंडियन यूथ ग्रांटेड पॉलिसी जो आई थी, एलपीजी, एलपीजी ही होता है लिबरेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटेशन। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, तो हमको कहीं ना कहीं इंडियन यूथ ग्रांटेड बनाने की मांग कर रहा है हमारा देश, क्योंकि जब तक हमारे पास इम्प्लीमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, तब तक हम लोग यूथ को आगे नहीं लेकर जा सकते हैं। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके से होते हैं, तीन तरीके से होते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में जो पहला एम्प्लॉयमेंट होता है डिसगेस्ट एम्प्लॉयमेंट, डिसगेस्ट एम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि हम अपने हिसाब से कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम लोग वहाँ पे जॉब नहीं कर पाते हैं। अगर हम बीए किए हैं या बीएड किए हैं और हम आकर यहाँ पे पियोन की नौकरी कर रहे हैं, एक पियोन की या एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से ये हम जॉब नहीं हुआ। हमारे हिसाब से, हमारे एजुकेशन के हिसाब से अगर जॉब नहीं मिलती है, तो वो होता है डिसगेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, वो होता है डिसगेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारे एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिलती है। यानी कि हम जिसमें हमारी क्षमता है, हम किसी भी नौकरी को ऊपर या नीचे, किसी भी नौकरी को अप या डाउन नहीं कर रहा हूँ, किसी भी नौकरी को ख़राब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी अगर एजुकेशन के हिसाब से हम कोई भी नौकरी ले तो वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम
हमारे पास क्षमता है कि मैं किसी को पढ़ा सकूं, लेकिन मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तब जाकर वो डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट होता है। लेकिन एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कि फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है, फार्मर के ऊपर ये लागू होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि जब फार्मर एक बीज बोता है तो वो एक फार्मर एक दूसरे स्थान पे जाता है, वहाँ पे कुछ फॉर्मेशन करता है, फिर उसके बाद सीजन के हिसाब से वो चेंज करता है। तो सीजन के हिसाब से ही उसको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, ना कि पूरे दिन के लिए, पूरे साल के लिए। एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है जब किसी भी चीज़ को सीजनल किया जाए, सीजनल के हिसाब से। जैसे कि आप क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स में अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग सीजन में बोई जाती है, तो वो जो सीजन के हिसाब से होता है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब हम कंपनी में अलग अलग, जैसे कंपनी में मैंने गया, कंपनी में 1 से या 2 साल किसी कंपनी में कार्य किया, फिर वहाँ पे फिर मैं उस कंपनी को इस्तीफा दिया, उस कंपनी से हट गया या कंपनी मुझे हटा दी, और फिर मैं 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए घर पे बैठ गया, तो वो जो रहता है अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और फिर मैं अगर कहीं जॉब करने जाऊँगा तो ये जो बीच का ड्यूरेशन है ये अनएम्प्लॉयमेंट में ही गिनती होगी। इस तरह से हमारे ऊपर जो देश के यूथ है ये बर्डन बन रहे हैं हमारे कंट्री के ऊपर। इसलिए हमको सबसे पहले यूथ को अगर आगे बढ़ाना है तो हमको एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर हमको नव भारत बनाना है, अगर हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमको सबसे ज़्यादा यूथ पे, एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। अगर हम बात करें गाँवों की, जो कि नरेगा इसको बोलते हैं, मनरेगा, जिसमें महात्मा गांधी का जोड़ा गया। ये पहले नरेगा था, पहले ये नरेगा था, लेकिन महात्मा गांधी को 2005 में जोड़ा गया था, तो तब जाकर ये मनरेगा बन गया। तो इसको अगर बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड एक्ट होता है ये। तो ये जो अपॉर्चुनिटी देता है, कुछ विलेज में अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लोकल लीडर होते हैं वो वहाँ पे कार्य नहीं कर पाते हैं और हमको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो ये बात करता है हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड एक्ट है, इसके तहत भी हमको रोजगार नहीं मिल पाता है हमारे गाँवों में भी। तो ये हम कहीं ना कहीं हमको गवर्नमेंट को सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा, और यूथ को सबसे पहले हमको आत्मनिर्भर बनाना है। तो लेखक यही कह रहा है, राइटर यही कह रहा है कि सबसे पहले हमको एजुकेशन पे और हेल्थ पे, जो कि यूथ के लिए सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यूथ जो है सबसे ज़्यादा हमारे देश के भविष्य माने जाते हैं। तो यूथ पे ज़्यादा फोकस देकर हमको चलना होगा। तो यही है आज का आर्टिकल। आई होप कि आप लोग समझे होंगे आज का आर्टिकल कि क्या है यूथ और कैसे हम लोग आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, अपने आप को सही रख सकते हैं, अपने कंट्री को आगे लेकर जा सकते हैं। तो केवल बात करने से नहीं होगा कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमको सरकार को आगे लेना होगा, स्टेप लेना होगा और उस स्टेप पे काम करना होगा, उस फोकस करना होगा उस पर। तो हम तब जाकर आगे बढ़ सकते हैं, तब जाकर अपने कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और फेसबुक पर भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और अगर आप बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबाइए, कितने लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो बेल आइकन दबाएंगे। सब्सक्राइब किए होंगे लेकिन बेल आइकन नहीं दबाए होंगे, तो बेल आइकन दबाइए, तब तो नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगा। और करंट अफेयर्स मेरा सुबह में आता है, उसको देख लिया कीजिए। करंट अफेयर्स से टॉप क्वेश्चन 10 आते हैं, 10 टॉप क्वेश्चन, जो कि सिविल एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं और कंपटीशन लेवल के लिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे पूरा लेक्चर। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।